माँ देखो, मैं इस प्रिंसेस वाली फ्रॉक में अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, शहजादियों जितनी सुंदर लग रही है। और माँ देखो, अंकल ने मुझको भी शोरूम से ज़ारा वाला जैकेट दिलाया और ब्रांडेड जूते भी दिलाया है। अब मेरा कोई भी दोस्त मुझको गरीब का बच्चा बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। मेरे पास भी महंगे जूते, जैकेट और अच्छे अच्छे कपड़े हैं। और तो और बहू, इस रजाई में भी बड़ी गर्माहट है। बेटा क्या जरूरत थी इतने महंगे दाम की मखमली रजाई खरीदने की? ठंड का मौसम ही काटना था, कोई सस्ता रेट का कंबल ले लेते। बेटा समझ नहीं आता किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने जो एहसान हम गरीबों पर किया है, इतना तो कोई अपना भी किसी के लिए नहीं करता। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों मेरे अपने हैं, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। अब आप एहसान जताकर मुझे पराया महसूस मत करवाइए। अमृता, आज नया साल है और नया साल ऐसे सूखे सूखे अच्छा थोड़े लगता है। आज तो दावत बनती है, आज मैं सबको अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाऊंगा। मानव मुस्कुराहट के साथ दावत की तैयारी में लग जाता है। अमृता डबडबाई आंखों से उसे एकटक देखते हुए दिल ही दिल में शुक्रिया अदा करती है। मैंने जिस इंसान को दुख ही दुख दिया, आज उसके कारण मेरे छोटे से संसार में खुशियां फैली हैं। मैंने तुम पर कयामत तोड़ी है, मैं तो तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं। आखिर मददगार के रूप में अमृता के गरीब ससुराल में आए इस शख्स से उसका क्या नाता है? क्यों वो अपने वजूद को धिक्कार रही है? क्या मानव उसकी भूल है या उसके बीते कल का हिस्सा? आखिर मानव कौन सा फर्ज अदा कर रहा है, जानने के लिए कहानी के गुजरे एपिसोड में देखते हैं, जहां अमृता हर्ष और अंजना की इकलौती बेटी है। चारों तरफ नौकर चाकर खड़े हैं और चमचमाती मेज पर शाही दावत सजी धजी है। ओके मम्मी डैडी, मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। अरे पर अमृता, तूने तो ढंग से कुछ खाया भी नहीं। दाल मखनी, शाही पनीर थोड़ा चख ले। नहीं मम्मा, मेरा पेट भर गया है, मैं चलती हूँ। डैडी प्लीज मुझे पैसे दीजिए, सारे पैसे खर्च हो गए। हाँ हाँ, ये लो मेरी राज दुलारी, ये एटीएम कार्ड रखो, जितना मर्जी है खर्च करो। That's like my daddy. Love you mom dad. आपके लाड प्यार ने इस लड़की को बिगाड़ कर रख दिया है। कल की बेफजूल की चीज खरीद कर लाई है, 2 लाख की शॉपिंग कर लिया और एक बार में 2 गुच्ची की सैंडल लेके आई है। तो क्या हुआ अंजना, शाही परिवार की इकलौती बेटी है, जी लेने दो उसे। वैसे भी बहुत जल्द पराई होने वाली है। मैंने सूर्य प्रताप के बेटे देव को चुना है, इसके लिए बड़ा ही शरीफ लड़का है, राज करेगी हमारी बेटी। वहां बहुत धनी लोग हैं। जहां एक तरफ हर्ष अपनी बेटी की शादी पक्की कर देते हैं, वहीं अमृता अपनी आंखों में गरीब मानव के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। उसके पिता जमादार का काम करते थे और मानव खुद एक ढाबे पर काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता था। महंगी सी हाईफाई कार लेके अमृता मिलने आती है, जहां वो पुरानी सी शर्ट में ठिठुरते हुए तंदूर में रोटी लगा रहा था। हे भगवान, आज तो मौसम का रुख ही बदल गया, बड़ी ठंड है। हाँ तो किसने कहा है हीरोगिरी दिखाने को? ये लो चुपचाप ये स्वेटर पहन लो। ये स्वेटर तो बहुत महंगा लगता है। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की? फूंक दिया अपने पिता के पैसे। कोई बात नहीं, बस एक बार तुम आईएएस बन जाओ, पाई पाई वसूल लूंगी। मानव, तुम जल्दी से डैडी से आकर मेरा हाथ मांग लो। जाने क्यों दिल में एक डर रहता है तुम्हें खो देने का। कोई झल्ली जैसे चांद को चांदनी से कोई अलग नहीं कर सकता, मानव से अमृता को कोई जुदा नहीं कर सकता। एक बार मेरा आईएएस एग्जाम कंप्लीट हो जाए। तभी वहां कार से जाते हुए हर्ष अमृता को देख लेता है। घर में कलेश छा जाता है। इससे पूछिए अंजना जी, क्या कमी छोड़ दी हमने इसकी परवरिश में? क्या हमने इसको बचपन में खिलौने लाकर नहीं दिए जो आज ये हमारी इज्जत से खेल रही है? आखिर इसने ऐसा क्या किया है हर्ष? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? 2 कौड़ी के गरीब के बेटे के साथ गुल खिला रही है। अगर तुझे इसका हाथ थामना है तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मैं तुझे रोकूंगा नहीं अमृता, क्योंकि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाँ, मगर मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ। नहीं डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। अब आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने माता पिता के फैसले के आगे अमृता सर झुका देती है और शादी कर लेती है। मानव उसका दिया खत पढ़कर टूट कर बिखर जाता है। मानव, मुझे माफ कर देना। इस जन्म में मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं मेरे माँ बाप को दुख नहीं पहुंचा सकती। हम दोनों का मिलना तकदीर में नहीं लिखा था। नहीं, तुम भी औरों जैसी निकली अमृता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरे टूटे दिल से निकली हाय है तुम्हारे लिए। अमृता अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूलकर अपने पति देव को दिल दे बैठती है। कुछ सालों बाद दोनों को एक बेटा बेटी भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक बिजनेस में बड़ा लॉस होने के कारण अमृता और उसका ससुराल सड़क पर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। सालों से हम दवाई का कारोबार कर रहे हैं, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? हर चोर सच खुलने के बाद यही बोलता है, मगर नकली दवाइयों के रैकेट आपके ऑफिस में से बरामद हुआ है, इसलिए प्रॉपर्टी और बिजनेस सब उन गरीबों को दिया जाएगा। पूरा परिवार उस कहर ढाते ठंड के मौसम में दर दर की ठोकर खाने लगते हैं। पूरी सड़क नए साल के लिए रंग बिरंगी लाइट से सजाई जा रही थी। लोग मखमली स्वेटर पहने नए साल के 2 दिन पहले से घूम फिर रहे थे। मम्मी डैडी, मुझे भूख लगी है और ठंड भी लग रही है, घर चलिए ना। निशु बेटे, मम्मी पापा दादा दादी आप दोनों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हमें बस थोड़ा वक्त गुजारना है, फिर घर चलेंगे। पक्का वाला प्रॉमिस मम्मा? फिर हम घर चलकर नया साल सेलिब्रेट करेंगे ना? हाँ जरूर बच्चों, अभी तुम यहाँ बैठो। देव जी वो देखिए, वहाँ मलबे का काम चल रहा है, वहाँ चलकर काम देखते हैं। एक तरफ ठंड का मौसम कहर बरसा रहा था, वहीं गरीब ससुराल वाले दुख मुसीबत की उस परिस्थिति में गीली रेत उठा रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो सब रोड पर ही बैठकर रोटी खा पाते हैं। माँ, ये सूखी सूखी रोटी नहीं खाई जा रही, मुझे शाही पनीर खाने का दिल कर रहा है। कोई बात नहीं मेरी रूही बेटी, नए साल पर शाही पनीर जरूर खाएंगे। ठीक है, चलो अभी खा लो। इसी तरह से गरीब ससुराल वालों का संघर्ष भरा सिलसिला जारी था। ठंड के उस मौसम में ना तो उनके सर पर छत थी और ना ही खाने को खाना, ना पहनने को स्वेटर और ना ओढ़ने को रजाई। तभी नए साल से एक दिन पहले 31 दिसंबर की रात, जब पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे कचरे के ढेर के पास सोया हुआ था, सारा जहां नए साल की पार्टी कर रहे थे और ठंड के मारे उन सब की आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये भगवान, ये फुटपाथ तो बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी है, लगता है शरीर से प्राण ही छूट जाएंगे। तो बड़ा निर्दयी है भगवान। ईश्वर हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। सुजाता, अब तो बस ये खुला आसमान ही हमारी छत है और ये जमीन बिछोना। तभी वहां से IAS ऑफिसर की गाड़ी गुजरते हुए उन लोगों को इस तरह फुटपाथ पर सोया देखकर रुक जाता है। ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकिए। सुनिए जरा माताजी, आप सब लोग इतनी ठंड के मौसम में इस फुटपाथ पर क्यों सो रहे हैं? जैसे ही आवाज को पहचानते हुए अमृता अपने सामने सूट बूट में खड़े उस शख्स को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, उसका हाल बयां कर रहे थे। मानव, तुम अमृता, ये सब क्या है? तुम ऐसे हालातों में इस तरह फुटपाथ पर क्यों रह रही हो? अमृता उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद वो दुखी दिल से बोलता है, मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था अमृता कि मैं तुम्हें ऐसे हालात में देखूंगा, लेकिन बस अब और नहीं। अरे बहू, ये कौन है? वो माँ जी, वो ये मानव है। नमस्ते माँ जी, मैं अमृता का दोस्त हूँ। आइए, आप सब लोग मेरे साथ आइए। मानव अपने एक तरफा प्यार का फर्ज अदा करते हुए बदहाली में घिरे गरीब अमृता के बेआसरा परिवार को एक घर दिलाता है और सबकी फटेहाल अवस्था को देखकर उन्हें नए साल के तोहफे में शॉल, स्वेटर, रजाई, बिस्तर सब कुछ खरीदता है। ये कुछ तोहफे मेरी तरफ से आप सबके लिए नए साल का उपहार स्वीकार कर लीजिए। मानव जी, आपने पहले ही मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर दिया है। इस सर्द मौसम में आपने हमें रहने के लिए छत दी, इतना बहुत है, बाकी मैं कर लूंगा। देव जी, एक बात कहूं, खुशकिस्मती सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाती है, लेकिन बदकिस्मती तब तक दरवाजा खटखटाती है जब तक कि दरवाजा खुल जाए। आप अपना समझ कर रख लीजिए। बच्चों, इधर आओ, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। गुजरी हुई यादों के लम्हों से बाहर निकलकर अमृता अपने गरीब ससुराल वालों को खुश देखती है, जहां मानव सबको दावत खिला रहा था। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हो। लगता है 5 स्टार होटल में काम किया है तुमने। तुम्हारी पत्नी तो तुमसे बड़ा खुश रहती होगी। इतना बढ़िया बढ़िया लजीज खाना जो खाने को मिलता होगा। नहीं बाबूजी, मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैं जिससे चाहता था ऊपर वाले ने उसे मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं। इसलिए अब बस NGO चलाता हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ।
बड़ा ही नेक काम करते हो बेटा। भगवान तुम्हें सदा खुशहाल और आबाद रखे। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप सभी को नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। अच्छा अमृता, हमेशा खुश रहना। अलविदा। अलविदा मानव। शुक्रिया जो तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना सब किया। ये नए साल की खुशियां आज तुम्हारे कारण है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ठंड हो रही है। ठंड तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहू, ठंड तो अब आगे बढ़ती ही जाएगी। इस ठंड में तो ठंडी बारिश भी कभी भी हो सकती है। माँ जी, इस बार ठंड में हमारा गुजारा कैसे होगा? आपको पता है हमारे घर में रजाई बिस्तर भी नहीं है, ऊपर से किसी के पास भी स्वेटर नहीं है। तभी वहां पर शिवानी आती है। सारी परेशानियां हम लोगों के ऊपर ही आनी थी। देखो ना, अभी तक ठंड में हम लोग जंगल से लकड़ियां काट कर अपनी ठंड का गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब तो सरकार द्वारा वहां पर कुछ हवलदार लगवा दिए गए हैं जो गांव के लोगों को पीट पीट कर भगा रहे हैं। हे भगवान, बहू कहीं हवलदार ने तुझे मारा पीटा तो नहीं ना? नहीं माँ जी, नहीं मारा नहीं, लेकिन अब हमारा ठंड का क्या होगा? कोई बात नहीं बहू, जो होगा देखा जाएगा। उस रात पांचों जुगाड़ू बहू घर में ठंड से कांप रही होती हैं, साथ में सास और उनके पति भी। रात में हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल है। ऐसे तो ठंड से हम लोग मर जाएंगे। मुझे तो आज बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तुम लोग लकड़ियां भी नहीं लेकर आई हो। शिवानी अनुज को लकड़ी न लाने की वजह बताती है। अरे कब तक हम ऐसी परेशानियों का सामना करते रहेंगे? हमें कुछ तो करना होगा। अरे कर भी क्या सकते हैं? गांव में से सारी कंपनियां तो शहर में चली गई। अब यहाँ काम बचा ही कहाँ है? अरे काम करना है और अच्छे पैसे कमाने हैं तो हमें यहाँ से शहर जाना होगा। गाँव के उन गरीब माता पिता को मैंने देखा है जिनके बच्चे शहर में जाकर कमाते हैं। अगर तुम भी चले गए तो यहाँ तुम्हारी पत्नियों का और मेरा क्या होगा? माँ, परिस्थितियों को समझो। अगर हमें शहर में काम मिल गया तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम पांचों भाई अच्छा पैसा कमाएंगे और घर की परेशानियों को दूर कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। शहर जाने के बाद हम हर हफ्ते आपको पैसा भिजवा दिया करेंगे, जिससे घर का खर्चा चलता रहे। लेकिन बेटा, मेरा मन नहीं कर रहा तुम लोगों को शहर भेजने का। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ हम आपके साथ हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह अगले दिन पांचों बेटे शहर में काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब गांव में गोदावरी अपनी पांचों जुगाड़ू बहू के साथ रह रही थी। ठंड अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि सुबह शाम बारिश जो होने लगी। सारी रात हम लोग ठंड से कांपते रहे हैं। हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिसके चलते हम अपने और अपनी सास के लिए रजाई का बंदोबस्त कर सकें। अभी हमसे ज्यादा तो माँ जी को रजाई की बहुत जरूरत है। तभी नदी किनारे से शिवानी पानी के साथ साथ बहुत सारी सूखी घास काट कर लेकर आती है। हवलदारों ने हमें लकड़ी काटने से मना किया था, लेकिन मैं तो ये सूखी घास काट कर ले आई हूँ। इसको हम थोड़ी देर जलाकर अपनी ठंड को दूर भगा सकते हैं, या फिर हम लोग इससे रजाई बना सकते हैं। इस सूखी घास से रजाई? पता तो होगा ही तुम्हें कि हमारी कुछ पुरानी फटी हुई साड़ियाँ रखी हुई हैं। अगर हम उनको सिलकर उनके अंदर ये सूखी घास भर दें तो ये रजाई का काम कर सकती है। और वैसे सूखी घास बहुत गर्म होती है सर्दियों में। ये जुगाड़ तो कमाल का लग रहा है। चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, कम से कम माँ जी के लिए रजाई तो बन जाएगी। इस तरह पांच बहू मिलकर रजनी के साथ रजाई बनाना शुरू कर देती हैं। रजनी पहले फटी पुरानी साड़ियों से रजाई का खोल बनाती है और उसके बाद उसके अंदर सूखी घास भर देती है, जिससे वो पूरी रजाई की तरह लगने लगती है। क्या बात है, जुगाड़ू बहू ने फिर से एक और जुगाड़ लगाया। ये जुगाड़ तो कमाल का है, लेकिन तुम पूरी रात ठंड में कैसे गुजारोगी? माँ जी, आप हमारे बारे में सोचना छोड़ दो, हम तो कैसे ना कैसे करके गुजारा कर ही लेंगे। संगीता ऐसा कह तो देती है, लेकिन उस रात पांच बहू ठंड से ठिठुरती रहती हैं। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे पास अगर साड़ियां हैं तो उन्हें ही ओढ़कर सोने की कोशिश करो। इस तरह पांच बहू अपने ऊपर एक एक दो दो साड़ियां ओढ़कर सो जाती हैं। अगले दिन सुमन सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाती है।
रास्ते से आते वक्त उसे एक आदमी दरिया बनाने का काम करता हुआ दिखाई देता है। ये आदमी फटे पुराने कपड़ों से दरियां कैसे बना रहा है? सुमन थोड़ी देर उसको देखती है, फिर वो उसके बनाने के तरीके को समझ जाती है और घर आने के बाद फटे पुराने कपड़े निकाल कर उन्हें पतली पतली रस्सी की तरह काटना शुरू कर देती है। हे भगवान बहू, तू ये क्या कर रही है? अगर तू ऐसा करेगी तो ये कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, तो इन्हें पतला पतला रस्सी की तरह क्यों काट रही है? गोदावरी के खाने के बाद भी सुमन उसकी एक नहीं सुनती और वो फटे पुराने कपड़ों को पतली पतली राशियों की तरह काट कर उसे दरी की तरह बुनना शुरू करती है, लेकिन वो उससे दरी की जगह स्वेटर बनाती है। बहू, तुमने ये कैसे बना दिया? इतनी जल्दी तुमने स्वेटर भी बुन लिया? माँ जी, मैं तो रास्ते से आ रही थी, फिर मैंने एक आदमी को देखा, वो यही काम कर रहा था। फिर मैंने सोचा मुझे उनसे स्वेटर बनाने आते हैं, तो मैं क्यों ना बिना ऊन के स्वेटर बनाकर देखूं। इसे आप पहन लो, आपको बहुत ठंड लगती है और अभी इतनी ठंड बर्दाश्त करने की आपकी उम्र नहीं है। सुमन के ये कहते ही गोदावरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी जुगाड़ू बहू के हाथों का बना हुआ स्वेटर देखकर बहुत खुश होती है और उसे पहन लेती है। वो बहुत गर्म होता है। बहू, तुम्हारे जुगाड़ से तो मेरी ठंड का बिल्कुल बढ़िया जुगाड़ हो गया। अब तो मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। लेकिन तुम पांचों का क्या होगा? तुम्हारे पास तो ना रजाई है ना स्वेटर है। गोदावरी के ये कहने पर सुमन कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपने लिए और दीदियों के लिए और स्वेटर बना लूंगी। उनकी ये गरीबी देखकर उनके पड़ोस की एक लता नाम की औरत उनके पास आती है। देखो, मैं जानती हूँ कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। खैर, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ, लेकिन मेरे पास ही खराब ऊन पड़ी थी जिसका मेरा कोई काम नहीं। अगर तुम चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका शुक्रिया, इससे तो मैं अच्छा सा स्वेटर बना सकती हूँ जो गर्म होगा। अब सुमन रोजाना ऊन से स्वेटर बनाना शुरू कर देती है। स्वेटर को बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। इधर एक दिन सेजल कूड़े खत्ते पर घर का कचरा फेंकने जाती है, जहां उसे बहुत सारी छोटी छोटी कतरन पड़ी रुई नजर आती है और एक तरफ बहुत सारी रुई भी होती है। लगता है ये कतरन और ये रुई किसी फैक्ट्री के अंदर से निकलकर यहाँ फेंक दी गई है, लेकिन ये ऐसे तो यहाँ पड़ी हुई खराब हो जाएगी। मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। सेजल सारी कतरन और सारी रुई उठाकर घर ले आती है। दीदी, मेरे पास कुछ साड़ियाँ पड़ी हैं जो खराब हैं, बहुत ज्यादा फटी हुई हैं। उसे सिलकर हम ये कतरन और रुई उसके अंदर डालकर रजाई बना सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलने लगा है। चलो, अच्छी बात है। इस बार तुम्हारे जुगाड़ से रुई और कतरन की रजाई बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह पांचों बहू मिलकर रुई और कतरन की रजाई बनाना शुरू करती हैं। इसी के चलते वो ऊन और बेकार कपड़ों से 2 स्वेटर तैयार कर लेती है और कतरन रुई घास से 3 रजाई तैयार कर लेती है। उसे रात वो सभी आराम से रजाई के अंदर सोते हैं। आज जाकर हम आराम से सो पाएंगे, रोजाना ठंड में ठिठुरते थे। पांचों जुगाड़ू बहू उस रात ठंड में आराम से सोती हैं और उनकी सास भी अगले दिन वो खराब कपड़े और ऊन से बने स्वेटर और कतरन रुई सूखी घास से बनी रजाई बाहर आंगन में धूप में सुखाते हैं। गांव के लोग उनका ये जुगाड़ देखकर हैरान हो जाते हैं और पड़ोसी उनके पास आकर उनसे ऐसा बनाने के लिए कहते हैं। अरे गोदावरी बहन, तेरी बहू तो बहुत जुगाड़ है, सच में कमाल कर दिखाया। जैसी इन्होंने रजाई और स्वेटर बनाई है, क्या हम लोगों के लिए भी बना सकते हैं? बाहर से तो ये सब खरीदने में बहुत महंगे आते हैं, लेकिन हम लोग फ्री में नहीं बनवाएंगे, थोड़े पैसे देंगे जिससे तुम्हारी मेहनत भी वसूल हो जाए और सर्दी से बचने के लिए तुम्हारे पास जुगाड़ भी हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे 5 बेटों के जाने के बाद मेरी 5 जुगाड़ू बहू के चलते ही मैं सुखी से रह पा रही हूँ। नहीं तो ये ठंड तो मुझे भगवान के पास ले जाती। लेकिन मैं अपनी बहू को कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए भी ये रजाई और स्वेटर बनाए। इस तरह गोदावरी की 5 जुगाड़ू बहू गांव के कई लोगों के लिए कतरन रुई और घास से रजाई बनाती हैं और इसी के साथ जिन्हें स्वेटर बनवाने होते हैं तो वो अपने घर के बेकार कपड़े या फिर ऊन लाकर उन्हें दे देते हैं। वो ऊन के लिए ऊन के स्वेटर और बेकार कपड़ों से बने स्वेटर तैयार करके उन्हें देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसके उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिससे उनका घर का खर्चा ठीक से चलने लगता है। कुछ 1 महीने बाद गोदावरी के 5 बेटे भी आ जाते हैं। उनके पास भी कई सारे पैसे होते हैं। इसी के चलते अब गोदावरी और उसके परिवार की सर्दियाँ हंसी खुशी निकलती हैं।